एनएसएस कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का गणित का जो हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्या चल रहा था उसका ये अगला वीडियो है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को। प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन का हमने 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हमने कर लिया था। 5, 6 और 7 ये क्वेश्चन हमें करना है। उसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है। पांचवा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर यानी 0 पर समाप्त होती है वह 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। वह 5 से विभाज्य होती है। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। ठीक है। अतः आप क्या लिख सकते हैं, अतः 6 के पावर n को आप क्या लिखेंगे, 2 × 3 के पावर n, 2 × 3 के पावर n। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर n × 3 के पावर n, 2 की घात n × 3 की घात n। ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें यहाँ पे आप देख रहे थे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में लिखिएगा, गुणनखंडों में केवल 2 और 3, केवल 2 और 3, आपका ये 2 और ये आपका 3, 2 और 3 हैं। लेकिन आपको क्या इसमें क्या था, अगर हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, केवल 2 और 3 है, 5 तो है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे आपका जो एक परिमेय था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये गुणनखंड अद्वितीय है। क्या है, अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब इसके जैसा कोई नहीं, अद्वितीय।
इसलिए इसलिए आप क्या लिखेंगे, 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, इसलिए 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं आ सकती, संख्या 5 नहीं आ सकती। ठीक है, नहीं आ सकती है। उसके बाद लिखेंगे अतः 6 के पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी या कभी शून्य जीरो नहीं हो सकती, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यहीं पे क्या होता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहली संख्या दी हुई, पहली संख्या दी गई, पहली संख्या दी गई, पहली संख्या क्या दिया आपका, 7 × 11 × 13 × 13 + 13। तो चलिए इसे देख लेते हैं क्या दिया है। दी गई संख्या, पहली संख्या क्या है, दी गई पहली संख्या 7 × 11 × 13 + 13। तो इसमें हम क्या करेंगे, 13 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, 7 × 11 और यहाँ पे +1, क्या लिखेंगे, +1। 13 कॉमन लिए तो क्या बचा, 7 × 11 + 1। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, यहाँ 13 एक गुणनखंड है। किसका, इसका 13 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, 13 एक गुणनखंड है। इसलिए दी गई संख्या क्या करेंगे, इसलिए दी गई संख्या 13 से क्या होगा, भाज्य होगा, 13 से भाज्य होगा, यह भाज्य है। इसी प्रकार से दूसरी दी गई क्या लिखेंगे, इसी प्रकार दी गई दूसरी संख्या बराबर क्या दिया है, दूसरी संख्या आपका, दूसरी संख्या में आपका दे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 5 को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्योंकि 5 सब में है। तो 5 को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, जैसे 7 × 6 × 4 × 3 × 2
गुणे 1 प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि, सेम उसी तरह क्या करेंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ क्या 5 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या दी गई संख्या 5 से भाज्य है या होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 गुणे 5 दोनों भाज्य संख्या हैं, दोनों भाज्य संख्या हैं। ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, व्याख्या हो गया इस क्वेश्चन का। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ठीक है, तो एक ही स्थान पर पुनः मिलने के लिए तो हम इसका क्या निकालेंगे, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम अगर निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 18 और 12 का हम एलसीएम लेते हैं। क्या लिखेंगे, एलसीएम किसका, 18 और 12 का। ठीक है, तो 18 का हम आवाज गुणन करेंगे और 12 का करेंगे। तो 18 को अगर हमें करना है तो क्या करेंगे, 2 से काटी 9, 3 और 3। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2। ठीक है, क्योंकि 3 2 12 तो 3 के पावर हमने 2 कर दिया। उसके बाद 12 का अगर करेंगे हम 6 3 और यहाँ पे क्या करेंगे 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आप क्या करेंगे, एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम करेंगे तो इसकी सबसे बड़ी घात जो होती है, इन दोनों में सबसे बड़ी घात जो होगी वही आपका एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणे 9 बराबर कितना आ जाएगा 36। तो क्या होगा, 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं, अतः सोनिया और रवि, सोनिया और रवि, सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलने के बाद चलने के बाद 36 मिनट बाद, कितना 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो यहाँ से हमारा प्रश्नावली 1.2 समाप्त होता है। उसके बाद हम प्रश्नावली 1.3 के बारे में पढ़ते हैं।